नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। अपन बात कर रहे थे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2 जो है हमने स्टार्ट कर लिया था। आज अपन बात करने वाले हैं चैप्टर 2 के सेकंड पार्ट की। बहुत इंटरेस्टिंग है। पिछले वीडियो में हमने देखा था जो अपन पढ़ रहे थे अम्ल, क्षार और लवण है उसके भौतिक गुणों के बारे में हमने देखा था मेनली, और साथ में उसके देखा था कुछ हमने सूचक देखे थे। ठीक है, किस तरह से काम करते हैं वो भी आपने देखा था। लिटमस पेपर है वो कैसे काम करता है वो भी हमने देख लिया था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आज अपन बात करने वाले हैं अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करने वाले हैं? अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुण क्या होते हैं। प्रैक्टिकली बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो जो चीजें आपको प्रैक्टिकल से समझाई जा सकती है वो आपको प्रैक्टिकल से समझाई गई है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए हम बात करते हैं हमारा जो चैप्टर नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें अपन बात करने वाले हैं जो अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है पहले वो समझ लेते हैं। अगर उसको हम किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करवाएं तो क्या होता है, या उसको जलाने से, इस तरह के जो गुण होते हैं वो कहलाते हैं रासायनिक गुणधर्म। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारकों की धातु के साथ अभिक्रिया करा दे, किसी मेटल के साथ रिएक्शन करवा दे तो क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा यहां पर। तो देखिएगा हमें सिर्फ ये जो पॉइंट हाईलाइट कर रखा है आपको ये याद रखना है। ये तो आपको आसानी से याद रह जाएगा। कैसे याद रखना है? अम्ल धातु से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगर कोई अम्ल होगा वो धातु के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं यहां पर हमने कोई अम्ल लिया है। ठीक है, जैसे मान लो हमने यहां पर लिया है अम्ल जो है वो है H2SO4। ठीक है, और साथ में हमने क्या लिया है? धातु ली है, वो ली है जिंक। अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो लवण बनेगा ZnSO4, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर जो हमने अम्ल लिया है H2SO4, ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे अगर किसी भी धातु की अभिक्रिया अम्ल से करवाते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। आगे का समझने से पहले हम इसको एक डायग्राम से है, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ये जो डायग्राम है यहां पर हम क्या करते हैं, एक यहां पर टेस्ट ट्यूब पर्कनली के अंदर हमें क्या लेना है? हमने यहां पर लेना है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। तनु का मतलब क्या होता है और सांद्र का मतलब क्या होता है वो भी अपन समझेंगे आगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए। ये क्या होता है? तनु के अंदर अम्ल की मात्रा में पानी ज्यादा मिला रखा होता है। थोड़ा सा हम पानी मिला देते हैं। ठीक है, और जैसे इसके अंदर अपन जिंक डाल देंगे तो जिंक डालने से क्या होगा? इसके अंदर से हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और उस गैस का पता कैसे लगाएंगे? तो हम पता लगाने के लिए हमने क्या लिया है? एक टब के अंदर साबुन का पानी लिया है। जैसे ही यहाँ पे साबुन का पानी आएगा तो बुलबुले बनने स्टार्ट होंगे, और उस बुलबुलों के पास में आप जलती हुई मोमबत्ती या कोई भी आग लेके जाएंगे तो ये क्या होगी? पॉप ध्वनि यानी फट-फट की ध्वनि के साथ ये क्या करेंगे? बहुत तेजी से, मतलब आवाज करते हुए क्या होते हैं? फूटते हैं बुलबुले। इस परीक्षण से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हाइड्रोजन गैस धातु के अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, इसका आप कैसे परीक्षण करेंगे? चित्र सहित समझाइए। तो आपको इस तरह का डायग्राम बनाना है और इसको समझा देना है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है? एक स्टैंड लिया हुआ है इस डायग्राम के अनुसार। यहां पर इस स्टैंड से एक पर्कनली जोड़ रखी है जिसके अंदर हमने क्या डाल रखा है? हमने डाल रखा है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। उसके बाद में हमने इसके अंदर जिंक के टुकड़े डाले हैं, और जैसे ये रिएक्शन करता है तो यहां से क्या बनता है? एक तो बनता है जिंक सल्फेट। इसके अंदर क्या बन रहा है? जैसे ये जिंक से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? ZnSO4। आपको पता है सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2SO4 होता है। डाइल्यूट है, ठीक है, तनु है। जैसे करेंगे तो ये एक तो बन जाएगा ये, और साथ में कौन सी गैस बनेगी? साथ में इसके बनेगी हाइड्रोजन गैस। उसका हम परीक्षण करेंगे, साबुन के पानी में डालेंगे तो ये बुलबुले बनते हुए स्टार्ट होंगे, और यहां पर हम क्या करेंगे? मोमबत्ती जलाते हुए लेके जाएंगे इसके पास तो वो क्या करेगी? फट-फट की ध्वनि के साथ वो बुलबुले फूटेंगे। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिकली सीखते हैं किस तरह से हम इस परीक्षण को करते हैं। प्रैक्टिकली हम देखते हैं, यहां पर हम H2SO4 लेंगे, तनु H2SO4 लेंगे, ठीक है, और उसके अंदर जिंक का पाउडर डालेंगे तो किस तरह से हाइड्रोजन गैस बनती है आप इस अभिक्रिया को देख सकते हैं।
लेकिन इस अभिक्रिया को करने से पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी है कि इस प्रैक्टिकल को आप घर पर करके बिल्कुल नहीं देखिएगा, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तो आप इसको घर पर प्रैक्टिकल नहीं करके देखेंगे, क्योंकि ये जो अभिक्रिया है, ये जो हम एसिड यूज करते हैं, ये एसिड हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है, इसलिए आप इसको घर पर बिल्कुल ट्राई ना करें। तो चलिए हम सीखते हैं ये जो अभिक्रिया है, प्रैक्टिकली सीखते हैं किस तरह से ये होती है। तो देखिएगा हमने यहां पर लिया है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल जो है H2SO4 लिया है, और इसके अंदर हमने लिया है साबुन का पानी। चलिए हम इसके अंदर, ये हमारे पास है जिंक डस्ट है, जिंक का पाउडर है, इसको इसके अंदर डालेंगे तो किस तरह से हम देखते हैं हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो यहां पर देखिएगा मैंने क्या किया है, यहां पर बिल्कुल सीमेंट जैसे कलर का होता है, जिंक डस्ट इसके अंदर डालते हैं तो देखते हैं किस तरह से इसके अंदर क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर भी बुलबुले उठते हुए आपको दिखाई देंगे यहां से। चलिए मैं इसके अंदर डालता हूं, तो यहां पर ये देखिएगा इसके अंदर जो बुलबुले बन रहे हैं, यहां पर ये देखिएगा इसके अंदर जो बुलबुला बन रहा है, ये कौन सा है, ये हाइड्रोजन गैस का है। ये देखिएगा, ये आपको बुलबुले बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। किसके हैं, हाइड्रोजन गैस के। ये देखिएगा बहुत सारे बुलबुले। अगर मैं इसके पास जलती हुई मोमबत्ती लेके जाऊं तो क्या होगा, फट फट की ध्वनि के साथ ये क्या होंगे, जलेंगे। तो चलिए देखते हैं, इस तरह की पॉप ध्वनि के साथ क्या होते हैं, ये जलते हैं। तो आपने देखा किस तरह से पॉप ध्वनि के साथ ये क्या होता है, जलता है। तो देखिएगा किस तरह से हाइड्रोजन गैस निकलती है इसके अंदर से। तो इस तरह से क्या होता है, किसी धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने से क्या होता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में एक लवण बनता है। यहां पर जो लवण बना है, आपको यहां पर ये दिखाई दे रहा है इस तरह का, तो ये जो लवण बना है वो धातु का लवण है। और कौन सी धातु का लवण बना है, यहां पर हमने जिंक काम में लिया था। तो यहां पर ये हाइड्रोजन जो सल्फ्यूरिक अम्ल था, उसमें वहां पर हाइड्रोजन गैस निकल गई है और साथ में क्या बन गया है, यहां पर जिंक सल्फेट है वो बन गया है, और साथ में जो गैस निकली थी वो कौन सी थी, हाइड्रोजन गैस थी। प्रैक्टिकल आपको बिल्कुल घर पे करके नहीं देखना है, ये बहुत ज्यादा क्या है, खतरनाक हो सकता है। तो आप इसको घर पे ट्राई ना करें बिल्कुल। तो जैसा कि हमने वीडियो के अंदर देखा किस तरह से वहां पर क्या हो रहा था, जैसे ही हमने वहां पर H2SO4 लिया था, जो तनु H2SO4 डाल रखा था हमने, ठीक है, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर डाल रखा था, जिसके अंदर जैसे ही हमने उसके अंदर जिंक डाला, तो जिंक डालते जो पाउडर था किसका था, वो जिंक था, और जिंक का पाउडर डालते उसके अंदर देखो कितनी गैस निकल रही थी, ठीक है। और बुलबुले उसके अंदर भी, जो कॉनिकल फ्लास्क था कांच का जो बना हुआ था, जिसके अंदर हमने एसिड ले रखा था, ठीक है, उसके अंदर जैसे डाले तो उसमें भी बुलबुले बनने स्टार्ट हो गए थे। और वो जैसे साबुन के पानी में हमने डाला तो वहां पर बुलबुले बनने देखे हमने। और जैसे ही देखो मैंने वहां पर लाइटर लेके गया तो इतनी खतरनाक वहां से क्या हुई, एक ही बुलबुला फूटा। तो ज्यादा तो बहुत खतरनाक हो सकता है, तो घर पर ट्राई नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए हम वापस आते हैं हमारे यहां पर। तो किसी भी धातु की, जैसे मैंने क्या कर लिया, यहां पर मैंने ले लिया है HCl अम्ल ले लिया है, और इसकी अभिक्रिया अगर मैं मैग्नीशियम से करवा देता हूं तो भी यही होता है। क्या बन जाएगा, एक लवण बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि अगर किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो आप यही इसी तरह से ही लिख सकते हो, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करते हैं और लवण बनता है। इसके बाद बात करते हैं, अगर क्षारकों के साथ अभिक्रिया करा दे इसकी धातु की तो क्या होता है। तो देखो वैसे तो जनरली अभिक्रिया करती नहीं है धातु क्षारक के साथ, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जो क्षारक के साथ अभिक्रिया कर लेती है, और वो भी करने पर वही सेम बात होती है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और लवण बनेगी। जैसे हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं और यहां पर समझते हैं, देखिएगा जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहां मैंने क्षारक लिया है एक NaOH। NaOH आपको पता है क्या होता है, एक क्षार होता है। इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया है, इसके अंदर मैंने एक क्षार के अंदर धातु डाले हैं, तो धातु कौन सी डाल दी मैंने, यहां पर मान लो जिंक ही डाल दी इसके अंदर। अगर क्षार के अंदर जिंक डाल देते हैं तो क्या होता है, तो इसके अंदर एक पदार्थ बनता है, वो क्या बनता है, लवण बनता है। और लवण होता है, इसका नाम अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, प्लस जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। और इसका नाम आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसका जो नाम है वो क्या है, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। सोडियम
जिंकेट इसका क्या है, नाम है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये लिखा होगा, ये लिखा होगा, यहाँ पर X लिख दिया, यहाँ पर H2 लिख दिया, तो बताइएगा X जो है वो क्या बनेगा। तो आपको अभिक्रिया की प्रैक्टिस करनी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना, अगर कोई धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करेगी तब भी ये एक लवण बनेगा और हाइड्रोजन गैस ही बनेगी। ठीक है, तो आज ऐसा नहीं है कि सारी धातुएं कर लेती है, कुछ एक धातुएं करती है तो वो जो करेगी वो ऐसा ही पदार्थ बनाएगी। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसका अगला जो रासायनिक गुण है उसको समझते हैं। अब क्या है, अम्ल की धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। अगर किसी अम्ल की किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो क्या होता है, बस उसी प्रकार आपको क्या करना है, यही लाइन याद करनी है, हाईलाइट की हुई। अगर कोई भी धातु कार्बोनेट है, जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, किस तरह का भी आप कार्बोनेट साथ में जुड़ा हुआ किसी भी धातु के साथ, या फिर उसके साथ हाइड्रोजन कार्बोनेट बना हुआ जुड़ा हुआ, जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, इस तरह किसी के साथ भी हाइड्रोजन कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो वो अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल बनेगा। लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। ठीक है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है और यही यहां पर आपको इसकी लैंग्वेज में लिखना है। देखो क्या लिखा हुआ है, धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही क्या होते हैं, अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, एक लवण बनेगा, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और तीसरा जल बनेगा। ये तीन चीजें बनेगी, एक तो बनेगा लवण, दूसरा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा बनेगा जल। चलिए इसको हम उदाहरण से समझते हैं किस तरह से, देखिएगा। तो यहां पर मैंने क्या लिया, एक धातु कार्बोनेट ले लेते हैं। सोडियम आपको पता है धातु होती है और इसके साथ में CO3 जुड़ा हुआ मतलब कार्बोनेट। अगर इसकी अभिक्रिया में अम्ल से करा देता हूं, मैंने अम्ल ले लिया है HCl अम्ल, कौन सा है HCl, इससे अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, ये Cl और Na बनके क्या मिल जाएगा, NaCl मिल जाएगा, सोडियम क्लोराइड जो एक लवण होता है। साथ में क्या बनेगी, CO2 गैस बनेगी और साथ में क्या बनेगा, H2O भी बनेगा। क्या बनेगा, H2O यानी जल बनेगा। तो तीन चीजें यहां पर हमने क्या लिया है, इसका नाम हम लिख लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। और आपको पता है सोडियम क्या होती है, एक धातु होती है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट क्या होती है, एक धातु होती है। इसकी अभिक्रिया सोडियम धातु होती है और इसके साथ कार्बोनेट जुड़ा हुआ है तो सोडियम कार्बोनेट हो गया। सोडियम कार्बोनेट की HCl अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण बनता है जिसका नाम सोडियम क्लोराइड है, CO2 गैस और H2O। अब हम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिख के देते हैं। तो यहां पर मैंने लिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। देखिएगा जब इसमें हाइड्रोजन बीच में जुड़ जाती है तो ये क्या बन जाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसकी अभिक्रिया भी अगर हम अम्ल से करा देते हैं तो क्या बनेगा, इसकी अभिक्रिया अम्ल से कराने पर भी बनेगा सेम ही, उत्पाद सेम रहेगा, HCl बनेगा, CO2 बनेगा और साथ में ही H2O भी बनेगा। ठीक है, उत्पाद क्या रहेंगे, दोनों सेम रहेंगे। इसके नाम की बात करें तो यहां पर हाइड्रोजन जुड़ गया तो अपन नाम में भी हाइड्रोजन जोड़ देते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया कराने पर भी HCl यानी सोडियम क्लोराइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, H2O यानी जल बनता है। ठीक है, तो ये क्या कुछ भी उत्पाद ले सकते हैं क्या, कुछ बच्चों के कमेंट में आते हैं सर कुछ भी अभिक्रिया लिखते हैं क्या, नहीं, आपको पता होना चाहिए सोडियम कार्बोनेट कौन सा होता है। कोई धातु कार्बोनेट लेना है तो कौन सा धातु कार्बोनेट लेना और किस तरह से अभिक्रिया करता है, उत्पाद ये। इसकी आप प्रैक्टिस करोगे कई बार तो आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद में देखते हैं, अगर ये जो धातु अभिक्रिया कराने पर जो CO2 गैस बनती है, इस CO2 गैस को चूने के पानी में, चूने का पानी मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुला हुआ है, उसके अंदर इस जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसको प्रोवाइड कर दे तो क्या होगा, इसके नीचे एक श्वेत कलर का पदार्थ अवशेप बन जाएगा। अवशेप मतलब जो पानी में नहीं घुला हुआ पदार्थ बन जाएगा। पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुला हुआ था, लेकिन जैसे इसके अंदर CO2 गैस प्रोवाइड करेंगे धीरे धीरे वो पानी क्या हो जाएगा, उसका जो व्हाइट कलर का पाउडर है वो नीचे जमा हो जाएगा। कैसे अभिक्रिया होती है देखिएगा, यहां पर मैंने लिखा है CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो पानी में घुला हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं। इसको अगर मैं CO2 गैस प्रोवाइड करूं इसके अंदर, ठीक है, तो क्या बनेगा, CO2 गैस प्रोवाइड करने पर एक तो बनता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ये क्या होता है, अवशेप बनता है, और साथ में क्या बनता है, H2O बनता है। ये तो द्रव होगा ही होगा, H2O क्या होता है, द्रव। ये आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में क्या करते हैं, CO2 गैस प्रोवाइड करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये क्या होता है, श्वेत कलर का अवशेप होता है। कैसा होता है, बिल्कुल व्हाइट कलर का अवशेप मिलता है।
बिल्कुल व्हाइट कलर का अवशेष बनता है। और ये आप बता सकते हैं इसका नाम क्या है? नाम बिल्कुल आप बता सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल इजी सा नाम है। क्या नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। और ये कैल्शियम कार्बोनेट सामान्य नाम बता सकते हो ये किसका सूत्र है? बिल्कुल आसानी से आप बता पाएंगे, एग्जाम में पूछा भी जाता है। ये संगमरमर कह दो, मार्बल कह दो, या संगमरमर मार्बल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। चौक कह दो, खड़ीन कह दो, इनके ये फॉर्मूले हैं, यानी उसका ये रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर, मार्बल, चौक, खड़ीन, इनका ये रासायनिक सूत्र है। एग्जाम में पूछा भी जाता है निम्न में से संगमरमर का सूत्र है या संगमरमर का रासायनिक सूत्र लिखिए, तो आप इस तरीके से इसको क्या कर पाएंगे? लिख पाएंगे, ठीक है। तो ये था इसका दूसरा दूसरा जो रासायनिक गुणधर्म था वो था। आपको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसका गुण देखते हैं, ठीक है। अगला हम अम्ल और क्षार के गुण में अगला गुण देखते हैं, तीसरा, अम्ल और क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अगर अम्ल और क्षार को आपस में मिला देते हैं तो क्या होता है? अगर मान लो कोई अम्ल और क्षार आपस में मिला दिया तो क्या होगा? अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या बना देते हैं? लवण और जल बना देते हैं। अब जो अम्ल के गुण थे वो भी खत्म हो गए उस लवण के अंदर, और क्षार के थे वो भी खत्म हो गए, तो अम्ल और क्षारक मिलकर लवण और जल बनाते हैं। इस लवण के अंदर ना तो अम्ल के गुण है, इसके अंदर अब ना तो अम्ल के गुण रहे हैं और ना ही क्षारक के गुण रहे हैं। ये दोनों के दोनों गुण ही क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं, ठीक है। अम्ल और क्षार के गुण आपस में अपने गुण खो देते हैं और क्या बना देते हैं? लवण और जल बना देते हैं। क्या बना देते हैं? लवण और जल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे एक एग्जांपल, मैंने एक अम्ल लिया है जिसको हम कहते हैं HCl अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसकी अभिक्रिया मैंने क्या करा दी? एक अम्ल से करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इससे कराने पर क्या बनेगा? एक तो बनेगा लवण NaCl और साथ में बनेगा जल बनेगा। तो किसी भी अम्ल की हम क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो एक तो बनता है लवण और एक बनता है जल। इस अभिक्रिया का स्पेशल नाम है जिसको हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसको हम क्या कह देते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसका आपको नाम से एग्जाम में पूछा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल और क्षारक आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बना देते हैं। इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को, इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। आप इस तरह से लिख सकते हो और फिर ये लिखेंगे तो काफी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। जब इस तरह से आप हाईलाइट करके और फिर ये एग्जांपल लिखते हो तो आपको अच्छे से, और इसको याद करना भी आसान होता है। अगर इसको याद रख लिया तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराएंगे तो लवण और जल बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अगला देखते हैं, अम्लों की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। अब हम देखते हैं अगर किसी अम्ल की धातु ऑक्साइड से, धातु ऑक्साइड का मतलब जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई हो किसी धातु के साथ, उसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं किसी अम्ल की, तो क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने लिया है सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मैं किसी अम्ल से करा देता हूं, जैसे मैंने करा दी HCl अम्ल से, ठीक है, तो क्या होगा? धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा, ठीक है। तो यहां पर जैसे मैंने अभिक्रिया करी तो Na और Cl मिलकर NaCl बना देंगे और साथ में ये H और O मिलकर क्या बना देंगे? H2O, ठीक है। आप एक और एग्जांपल ले सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर हम HCl अम्ल से करा देते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की, तब भी क्या बनेगा? कैल्शियम क्लोराइड बनेगा, CaCl2 और साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। अब ऊपर ही देखो यहां पे अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करता है तब लवण बनता है। यहां पर इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, आपको अच्छे से समझना है। अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है तब क्या बना रहा है? लवण। तो अम्ल क्षारक के साथ अभिक्रिया कर रहा है, किसके साथ? क्षारक के साथ। तो यहां पे अम्ल जो अभिक्रिया कर रहा है ये किसके साथ कर रहा है? ये एक क्षारक है। तो हम धातु ऑक्साइड की आपसे प्रकृति पूछे, आपसे पूछ ले धातु ऑक्साइड की प्रकृति, आपसे एग्जाम में पूछे धातु ऑक्साइड की प्रकृति पूछ ले, क्या पूछ ले? प्रकृति। तो कैसी होती है? क्षारीय होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है? धातु ऑक्साइड की प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है, ठीक है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्योंकि ये यहां पर आप देखेंगे गौर से तो ये किससे अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल किससे अभिक्रिया करने पर लवण बनाता है? तो हमें अभी अभी देखा था अम्ल अगर क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तब लवण बनाता है। तो यहां पर लवण बनने का कारण ये है कि ये जो धातु ऑक्साइड है वो किसकी तरह काम करता है? एज ए क्षारक की तरह काम करता है।
किसका काम करता है? क्षारक का। इसका मतलब इसकी प्रकृति कैसी है? क्षारीय। तो यहाँ पर देखो ये एक क्षार है, ये लवण है, सॉरी अम्ल है। क्षार और अम्ल मिलकर लवण और जल बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से ये गुण भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई भी धातु ऑक्साइड है वो अगर किससे अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? कोई भी धातु ऑक्साइड है अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देता है? अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बना देता है, लवण और जल बना देता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये आती है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति यहाँ पर किस तरह की है? तो धातु ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय, क्योंकि ये अम्ल से अभिक्रिया। ऐसा तो होता नहीं अम्ल अम्ल से तो अभिक्रिया करता नहीं। अगर ये मान लो अम्ल क्या होता, अम्लीय प्रकृति का होता, तो अम्ल तो अम्ल से अभिक्रिया करता ही नहीं, लवण बनता ही नहीं किसी भी हालत में, तो अम्ल के ही गुण रहते। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, अगर हम क्षारक की अधातु ऑक्साइड अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ करवाई थी, वहीं क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते थे, तो धातु नहीं है उसके ऑक्साइड के साथ, जैसे धातु बहुत सारी नहीं है, जैसे कार्बन है, सल्फर है, ये धातु नहीं है, तो इनके साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई है तो अधातु ऑक्साइड कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधातु ऑक्साइड। अब जब हम किसी क्षारक की अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं तब भी लवण और जल बनता है, तब भी लवण। देखो यहाँ पर एक क्षार लिया है NaOH और इसकी अभिक्रिया CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड धातु तो है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन जुड़ी हुई है कार्बन के साथ और कार्बन अधातु होता है, तो ये क्या है? ये अधातु ऑक्साइड है। ये क्या है? अधातु ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया कराने पर यहां पर बन रहा है एक लवण सोडियम कार्बोनेट और साथ में जल बन रहा है। इसी तरह अगर हम यहां पर बात करें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक क्षार है, और सल्फर ट्राइऑक्साइड, यहां पर इसका नाम क्या है? सल्फर ट्राई, 3 जुड़ा हुआ है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सल्फर ट्राई ऑक्साइड। क्या नाम है? सल्फर ट्राइऑक्साइड। इसके साथ अभिक्रिया करा देते हैं तो यहां पर बनता है, इसका नाम क्या है? के का मतलब होता है पोटेशियम, SO4 मतलब सल्फेट, इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट, और ये है सोडियम कार्बोनेट और साथ में जल बन रहा है। तो यहां पर देखिएगा ये क्षार के साथ ये अभिक्रिया कर रहा है, इसका मतलब आप बता सकते हो क्या अधातु ऑक्साइड की प्रकृति? आपसे मैं पूछूं अधातु ऑक्साइड की प्रकृति, अगर आपसे पूछा जाए अधातु ऑक्साइड की प्रकृति तो आप बता सकते हैं क्या? बिल्कुल आप आसानी से बता सकते हैं। अधातु ऑक्साइड किसके साथ अभिक्रिया करता है? उसका उल्टा होता है। अधातु ऑक्साइड क्षारक के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ कौन अभिक्रिया करेगा तो लवण बनेगा, क्षार के साथ तो लवण ही अम्ल ही अभिक्रिया करेगा। तो इसकी प्रकृति कैसी है? इसकी प्रकृति कैसी है? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं वो कौन सी प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसकी प्रकृति आपसे पूछी जाए तो कैसी होती है? अधातु ऑक्साइड जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहां पर देखिएगा ये भी अम्लीय प्रकृति का है, ये भी अम्लीय प्रकृति का है, ये भी अम्लीय प्रकृति। जब भी देखो अम्ल क्षार से अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनाएगा, लवण और जल बनाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी अम्ल और क्षार हैं, ठीक है, उनकी कुछ एक महत्वपूर्ण जो प्रॉपर्टीज हैं, महत्वपूर्ण गुण हैं, हमने देख लिए। ठीक, तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पॉइंट जो है इसके रासायनिक गुण हैं अम्ल और क्षार के, वो आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कमेंट में लिखकर जरूर बताएं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिकों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।